आज बात करेंगे सरमा और इससे मुतल्लिक अमराज की। सरमा का मौसम खूबसूरत है बाकी मौसमों की तरह, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस मौसम में कई अमराज ऐसे हैं जो परेशान करते हैं। खास तौर पे बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए ज्यादा परेशानी के बायस है। इसलिए सेहत आपकी में आज बात करेंगे बच्चों से मुतल्लिक सरमा में जो अमराज होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशारत हुसैन शाह। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम। डॉक्टर बशारत कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है LD हॉस्पिटल श्रीनगर में। डॉक्टर साहब पहले जानना चाहेंगे ये है क्या वाकई बीमारियां लेके आता है या ऐसी बीमारियां हैं जो सरमा में तेज हो जाती हैं, या ये जब बच्चे एक साथ बैठते हैं इसकी वजह से होती हैं? ये हकीकत है कि जैसे कश्मीर में या बाकी जगहों में विंटर शुरू हो जाता है तो बच्चों में पर्टिकुलरली इवन एल्डरली पॉपुलेशन में ये जुकाम खांसी का जो सिलसिला बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स ऑफ द सीजन। जैसे आप देखेंगे जून जुलाई अगस्त उनमें उतना नहीं हो जाता है। जब विंटर शुरू हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं दे स्टार्ट एग्रीवेटिंग ड्यूरिंग द विंटर। बहुत वजह हैं जिनकी वजह से जो कॉमन कोल्ड विंटर में ज्यादा होते हैं। फर्स्टली वायरल इन्फेक्शन आर मोर कॉमन बिगनिंग ऑफ द विंटर। जैसे विंटर शुरू हो जाता है हवा में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं। वो समर में उतने नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू फॉल जिसको हम बोलते हैं विंटर शुरू होने से। जब बिगनिंग ऑफ द विंटर में बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हवा में आ जाते हैं जिनकी वजह से बच्चों में कॉमन कोल्ड एग्रीवेट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 जो हमारा फिर एनवायरमेंटल सेटअप हो जाता है जिसमें हम अपने घरों में बैठते हैं। हमारे पास एक क्लोज एनवायरनमेंट होता है, हम खिड़कियां बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं एंड एयर में वेंटिलेशन कम रहती है तो एक दूसरे का हम क्लोज स्पेस में रहते हैं। जैसे हमारे हमाम में बैठेंगे प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं रखेंगे, रूम में रखेंगे ब्लोअर हीटर रखेंगे, मगर ये नहीं करेंगे कि हमारे कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन है। उसकी वजह से जो भी कोई एक फर्द जो घर में होगा जिसको खांसी जुकाम होगी बेसिकली ये एयरबोर्न रहता है, ये हवा में ट्रांसमिट होके दूसरे को चला जाता है। जब तक उसको दूसरे को इन्फेक्शन हो जाती है उसको तब तक पता नहीं लगती है। शायद अगर हम क्रॉस वेंटिलेटर रखते, हम खिड़कियां खुली रखते, हम जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन रखते तो ये वायरल इन्फेक्शन कॉमनली स्प्रेड नहीं हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट ठीक है हमारी प्रॉपर हाइजीन। प्रॉपर हाइजीन इन द सेंस विंटर में प्रॉपरली हैंड वॉश रेगुलरली, जो हम विंटर में बहुत कम लेते हैं, टेकिंग प्रॉपर हैंड हाइजीन बहुत है। एग्जैक्टली जो हमारा एनवायरमेंटल सेटअप जो हो जाता है, मैं कश्मीर की बात करूंगा जहां से इनमें ये इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन बहुत एग्रीवेट हो जाते हैं विंटर में। पर्टिकुलरली ये इफेक्टिंग करता है चिल्ड्रन में, क्योंकि चिल्ड्रन में बेसिकली इम्यूनिटी उतना ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट पॉपुलेशन। जुकाम खांसी छाती खराब जी, फिर उसके बाद बुखार, जी 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 कैसे पता चले कि कौन सी बीमारी कब है? जी आपसे जानना चाहेंगे कि अलग हम कैसे करें? विंटर में जो भी जुकाम खांसी हो जाते हैं ये सारे एक ब्रॉड ग्रुप ऑफ वायरस में आ जाते हैं। क्या एसेंशियल वायरस लेंगे, इन्फ्लुएंजा लेंगे, फ्लू वायरस जिसको आप बोलेंगे, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाते हैं, और कोविड-19 भी एक वायरस है जो भी ये हो जाता है, बट वो तो राउंड द क्लॉक हो जाता है, बट विंटर में भी वो इफेक्ट कर सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो कॉमन कोल्ड है इट इज मोस्टली है वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है बच्चों में जिनको, बट वो उतना कॉमन नहीं होता है एज कम्पेयर टू वायरल इन्फेक्शन। और उनके अलामत क्या रहते हैं? बेबीज को कॉमनली फीवर, रनिंग नोज हो जाती है, जुकाम खांसी की वजह से वो कफ करने चाहते हैं, और बेबीज को और एक सिम्टम जो होता है जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन में नहीं रहता है वो दे स्टार्ट वॉमिटिंग, जिसको आपके आप एब्डोमिनल फ्लू बोलेंगे। वो असली एब्डोमिनल फ्लू नहीं होता है, वो असली बेचू में क्या रहता है बिकॉज ऑफ कफ दे डोंट ड्रिंक, वो स्पूटम नहीं आ पाते हैं, वो वॉमिट करते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं तो उसी वजह से वो वॉमिट करते हैं। तो इसको एब्डोमिनल फ्लू नहीं बोलेंगे, बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को इन्वॉल्व करके बेबी स्टार्ट वॉमिटिंग। तो ये ब्रॉड ग्रुप है जहां पे आपका बच्चा है जिसको फीवर आ सकता है, जुकाम खांसी हो सकती है, गॉड फॉरवर्ड उसके ज्यादा अलामत हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ सकती है, जो सांस लेने की जो कुव्वत है वो अपनी उम्र के साथ ज्यादा तेज हो सकती है, बेबीज को फीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, समटाइम्स वायरल इन्फेक्शन में लूज मोशन भी हो जाते हैं। तो वो पार्सल ऑफ वायरल इन्फेक्शन उसको सेपरेट नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि जो वायरस जो होते हैं जैसे मैंने आपसे कहा ये खांसी जुकाम के जो वायरस हैं इनका महदूद
हालांकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं रहता है, इनका महदूद बियॉन्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब? सम ऑफ द वायरस दे कैन कॉज लूज मोशन ऑल्सो। अच्छा। जैसे मैंने आपको बोला समटाइम्स दे कैन कॉज वॉमिटिंग, बट दैट मे बी जो लूज दैट मे पार्सल ऑफ पार्ट एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जाते हैं। गट के साथ भी हो सकते हैं, वो कोई सेपरेट बीमारी नहीं है, वो इसी रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन के बारे में है। रेस्पिरेटरी वायरस की आप बात करते हैं, आप कॉमन कोल्ड की भी आपने बात की, आपने आरएसवीबी की बात जी, की। जी। मैं मैंने ये कि हम कब कहें कि इसको खांसी जुकाम है, जिसको आमतौर पे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, कब ये कहें कि आरएसवी है? आरएसपी की जो एज ग्रुप रहती है वो अलग रहती है। आरएसपी की जो रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस की हो जाती है, ये कॉमनली इन्वॉल्व करती है 2 to 3 months ऑफ एज अप टू 2 years ऑफ एज मोस्टली। मैं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा इसके बियॉन्ड भी हो सकती है, बट इनकी जो एज ग्रुप हो जाती है। बाकी जो जुकाम खांसी इट कैन इन्वॉल्व 3 years, 4 years, 5 years बेबी को भी। जो रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस की जो एज ग्रुप रहती है, बेसिकली ये जो वायरल इन्फेक्शन है, चाहे आप आरएसपी बोलो, इन्फ्लुएंजा बोलो, पैरा इन्फ्लुएंजा बोलो, जो भी हमारे ये ग्रुप ऑफ वायरल इन्फेक्शन है, इनकी बेसिक सिम्टम एज ग्रुप में थोड़ा सा फर्क रहेगा। आरएसपी वायरस के जो हो जाता है, आरएसपी वायरस कॉमनली लोअर एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, मगर सिम्टम वाइज सेम रहेगा। और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन विल भी है जब हमारा, अगर आप ये डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन आरएसपी है, उसके लिए फिर आपको लैब की हेल्प चाहिए हो जाती है। प्रेजेंटेशन विल बी सेम। प्रेजेंटेशन में आप कभी नहीं ये कह सकते हैं ये आरएसपी वायरस से किया हुआ है या ये इन्फ्लुएंजा पैरा इन्फ्लुएंजा से किया हुआ है। तो सेम रहेगा कि जुकाम खांसी रहेगी, फीवर रहेगा, ब्रेथलेसनेस रहेगी बेबी को। आरएसपी विल प्रोग्रेस रैपिडली अनलेस इट इज ट्रीटेड प्रॉपरली। मगर बेबी को आपने नहीं हॉस्पिटलाइज किया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जाएगी, गॉड फॉरबिड इसको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी जिसको आप, और फीडिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, वॉमिटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो हम वायरल इन्फेक्शन जिनको आप डिफरेंशिएशन पॉइंट बोलेंगे वो सेल्फ लिमिटेड रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो सेल्फ लिमिटेड नहीं रहते। अच्छा, अब बात करें इलाज की। जी अब सेल्फ मेडिकेशन आम हो गई है जी किसी को बुखार आ गया, जी, खांसी होने लगी, जी जी जी, नाक बहने लगी, जी, हमने उठा के जी पैरासिटामोल जी दे जी दी। जी जी जी। ये क्या सही है? मैं सबसे पहले इसमें मैं आपको जिक्र ये करना चाहता हूं कि ये जो घर होम बेस्ड रेमेडी है, ये बहुत डेंजरस रहती है, पर्टिकुलरली फॉर ए 1 month, 2 months, 3 months, इन अप टू 1 year ऑफ एज। यानी खुद दवाई और इनको होम बेस्ड रेमेडी नहीं करना चाहिए। अगर इनमें जुकाम आएगा, खांसी होगी या रिफ्यूजल ऑफ फीड्स आएगा, ये दूध नहीं पिएंगे या वापस लाएंगे, तो इनमें बेटर है कि होम रेमेडी से इसको डॉक्टर साहब के पास ले जाओ, जो ये देख पाएगा कि इसको मैं दवाई से ठीक कर सकता हूं या इसको हॉस्पिटलाइजेशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है 0 to 1 year ऑफ एज, इनमें रैपिडली ये प्रोग्रेस करता है। और माँ बाप को ऐसा नहीं पता लगेगी जब तक बेबी काफी सिक हो जाता है, बिटवीन जो एज ग्रुप 0 to 1 year। बाकी जो उनमें से अगर इनके जुकाम खांसी होगी, होम बेस्ड रेमेडी में इसको सिंपली पैरास्टामोल दे सकते हैं, हाइड्रेट करेंगे बेबीज को, पानी दवाई दे पैरास्टामोल शुरू करें। पैरास्टामोल अगर बुखार होगा क्योंकि मोस्टली वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहले बुखार आ जाता है, अगर बुखार होगा तो पैरास्टामोल दे देंगे उसके लिए, हाइड्रेट करेंगे बेबी को, क्योंकि इनकी पानी देंगे खूब पीने के लिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे, और ग्रेजुअली विद इन 1 or 2 days बेबी रिस्पॉन्ड कर जाता है। वायरल इन्फेक्शन दे ग्रेजुअली बिकम बेटर ऑफ देयर ओन वायरल इन्फेक्शन। बट समटाइम्स अगर हमको लगेगा कि बेबी नहीं 2 दिन से ठीक हो रहा है, खांसी बढ़ रही है, बुखार हो रहा है, बेबी फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, ले नहीं रहा है बेबी, तो दे शुड कंसल्ट डॉक्टर। उस वक्त उनको डॉक्टर साहब के पास जरूरी जाना चाहिए, क्योंकि ये बियॉन्ड होम रेमेडी से नहीं मैनेज हो सकता। बुखार का आपने जिक्र किया, तो बुखार आमतौर पे हमारे घरों की बात करें तो जो आम घर है, जी जी जी, बुखार हाथ लगा दिया तो देखा थोड़ी सी तपा हुआ देखा, जी जी, तो कहते हैं बुखार किसको हम कहेंगे? बुखार मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनको सिम्टोमेटोलॉजी नहीं पता लगती है कि बुखार बेबी को है कि नहीं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको थर्मामीटर से आप इसको चेक कीजिए, थर्मामीटर से बेबीज को जो हमारे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको कॉमनली हम मुंह में नहीं देख सकते हैं, या इनको क्या नाम है अदर, या आप इसको थर्मल सेंस लगाते हैं। आप इसको डिजिटल थर्मामीटर इसको आर्मपिट में रखिए, वहां पे टेम्परेचर मॉनिटर कीजिए। अगर 100 से ऊपर
जो अगर मॉनिटर करने के बाद उसको जो भी आपकी रीडिंग आएगी उसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड करना होता है। अच्छा। जो आपके आर्म पिट में एनीथिंग अबाउट 99.7 और मोर देन दैट इज टेकन एज अ फीवर फॉर चिल्ड्रन। मगर वो होगा जब आप इसको मॉनिटर करें। कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप कहते हैं बुखार होता है, उनको नहीं पता लग जाती है, क्योंकि जो बेबीज होते हैं, जो हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बेबीज होते हैं, इनको बुखार मुंह बिल्कुल आइस कोल्ड हो जाते हैं। अच्छा। तो हमारी प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो माँ बाप होते हैं वो हाथ ऊपर कहते हैं तापकीन, इनको बुखार नहीं है, बट बेसिकली ये तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी आ जाता है, टुवर्ड द चेस्ट, दिस बैक के अच्छा, उस सूरत में जी। हमें और चेस्ट को देखना पड़ेगा। उन बच्चों में ये चाहे बुखार वायरल फीवर से हो जाए, जुकाम से हो जाते हैं, इनमें एक सिम्टम्स रहता है कि इनको अगर बुखार कंट्रोल नहीं किया गया तो इनका सेकंड सिम्टम रहता है कि ये बुखार में कन्वर्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेब्राइल कन्वर्जन। वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है कफ कॉमन कोल्ड के साथ। तो हमारा यही रहेगा कि सिंपली जब भी बेबी का आएगा, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, नोट इसका, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, बुखार होगा इसको सिर्फ पॉन्चिंग करो, पैरास्टामोल दे दो, और अगर ज्यादा बुखार आएगा तो इसको डॉक्टर साहब के पास ले लो, क्योंकि वो बुखार जो है वो हम दूसरी मेडिकेशन देते हैं। बच्चों को बुखार ना हो, ऐसा कोई तरीका है, प्रिवेंशन है कि इनको कॉमन कोल्ड ना हो, सर्दी जुकाम ना हो, कोई एक तरीका? प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट। जिन जिन वायरल इन्फेक्शन के लिए हमने वैक्सीन रखे हैं, जो बच्चों को वैक्सीन करते हैं, जैसे जिन इन्फेक्शन के लिए वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है। सेकंड, प्रॉपर हाइजीन, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हैंड वॉशिंग, स्नीजिंग, जैसे मैंने आपको बोला, किसी पे छींक नहीं मारनी, यूजिंग ऑफ ए फेस, कीपिंग ए प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम। तो बेस्ट मेथड है या तो बेबी को आइसोलेट करो, मास्क लगा के रखो, या बाकी जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है उनको मास्क लगा के प्रॉपर हैंड हाइजीन करनी चाहिए। दिस इज मेथड जो हम आप प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्लू की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस पहले से है, यहाँ पे कंट्रोल्ड है क्योंकि वैक्सीनेशन उसकी होती है। अब कोविड-19 भी आ गया है, इसमें भी जो इसके सिम्टम्स है, अलामत जो है वो एक जैसी है तकरीबन। कब हम ये करें कि बच्चे को फ्लू है, और कोविड-19 अगर खुदा न खास्ता हमें कब ये लगे कि हम बच्चे का टेस्ट करवाएं? जो कोविड-19 की अगर आप बात करेंगे, जब कोविड-19 2019 में शुरू हो गया, तो जो उसके अलामत थे, टिपिकल सिम्टम्स, वो ग्रेजुअली वो सिम्टम नहीं रहे जो हम आज देख रहे हैं। बिल्कुल। बिकॉज ऑफ रीजन इज बिकॉज द स्ट्रेन हैज चेंज, इनकी जो प्रेजेंटेशन चेंज हो गई। मैं ये प्रेजेंटेशन बोलूंगा, जो पहली 2019 की प्रेजेंटेशन, अभी वो प्रेजेंटेशन नहीं है। अभी आप देखेंगे कि बेबी को जुकाम होगा, खांसी होगी, तो वी कैन सस्पेक्ट इवन कोविड-19 बिकॉज सिम्टोमेटोलॉजी जैसे मसल एक, बॉडी एक, वो नहीं रहता है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन के लिए वो जो स्ट्रेन चेंज है। तो इसमें यही रहेगा कि अगर हमें थोड़ा सा भी शक होगा कि जिसने ट्रैवल हिस्ट्री हुई है या जिसको कोविड-19 के कोई कंटैक्ट में आया होगा, देयर इज नो हार्म इन डूइंग टेस्ट फॉर कोविड-19। एंड कोविड-19 जो आजकल बिहेव कर रहा है, जो स्ट्रेन आजकल बिहेव कर रहा है, इट इज मैनेजेबल एट अ होम ऑल्सो, एंड बेबीज हैव ए वेरी वेरी गुड रिकवरी ऑल्सो फ्रॉम कोविड-19। जैसे पहले टाइम पे भी हमने देखा कि जो आजकल स्ट्रेन जो रिवॉल्व कर रही है उसमें इनका काफी बच्चों पे ज्यादा असर नहीं होता है, जो पहले भी हमने देखा हुआ था, मगर सिम्टम चेंज हो गए। जैसे पहले सिम्टम थे वैसे वो आज नहीं है। ये स्टमक फ्लू क्या है जी, जिसमें बच्चों को वो लगता है कि मतली है, पेट, वो क्या है स्टमक? वो स्टमक फ्लू इज सेपरेट वायरस नहीं है। मैं इसको आप ऐसा बोलूंगा कि ये जो कॉमन कोल्ड के वायरस हैं वो एग्रीपेट करते हैं बच्चों में वॉमिटिंग, उल्टियां आनी शुरू हो जाती है। वो वजह रहती है उल्टियों की कि जब ये खांसना शुरू करते हैं, बेबी कफ होते हैं, जैसे एडल्ट जब हम लोग हैं, जब हम खांसी करेंगे हम अपने स्पूटम लाते हैं, जिसको आप अपनी लाइक थूक, फेलम जिसको हम बोलते हैं, वैसे एग्जैक्टली। तो बेबीज में फेलम नहीं ला पाते हैं, वो सिंपली स्वालो करते हैं, निगल लेते हैं अंदर। और मोस्टली हमें जब बेबीज का जो टेस्ट करना होता है तो हम उनके म्यादे का पानी लेके उसका टेस्ट करते हैं। तो सेपरेट बोलेंगे, हम बोलेंगे इट्स अ कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन जो एग्रीवेट करते हैं ये वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन। तो इन चीजों को सबको देखते हुए हमें ये रहना चाहिए कि अगर स्टमक फ्लू के लिए रहेगा, हमारी ये मैसेज होनी चाहिए कि
इस सूरत में कभी कभी जैसे बेबी वॉमिटिंग लूज मोशन हो गए, इनका जिस्म का पानी थोड़ा कम हो सकता है, जिसको हमने डिहाइड्रेशन जो हम बोलते हैं। तब मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर बेबी को पानी लूज हो जाता है, लूज द बॉडी वाटर, तो अगर बेबीज को कॉमन कोल्ड जैसे रहता है, हमारा फर्स्ट नॉट ओनली कंट्रोल ऑफ फीवर बट हाइड्रेट द बेबी, हाइड्रेट हुआ उसको पानी पिला के, एग्जैक्टली। और अगर बेबी वॉमिट कर रहा होगा, देयर इज नो अदर कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, अगर वो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल में एडमिट करेगा, या मैनेजेबल पे दवाई देके जो आपको इसको उल्टी रोक के इसको प्रॉपर्ली हाइड्रेट करता है। ये खांसी की भी दो अलग अलग किस्में हैं। एक खांसी है जिसमें एक बलगम सा आता है, एक खुश्क खांसी आती है काफी दिन तक, वो क्या होती है? बच्चों में मोस्टली देखा गया है जिसको हम बोलते हैं वेट कफ। वेट कफ हो गया जो बलगम वाली खांसी रहती है, जिसको आप बोलेंगे एक्यूट ब्रोंकाइटिस जैसी खांसी जैसी होती है। तो जो दूसरी रहती है वो ड्राई कफ जो होती है, उसमें बेबी स्पूटम नहीं बलगम नहीं ला पाते हैं, मगर वो काफी खांसी करते हैं। वो मोस्टली होती है एलर्जिक और की वजह से। कोई घर में कोई, मैंने आपको एक भी और जिक्र किया जो आप कह रहे थे कि प्रिवेंशन के लिए घर में हमारे जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, कुछ होते हैं वो तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं क्लोज कमरे में, जिसकी वजह से एक दूसरे को वो हमें, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग बोल सकते हैं। एक तो हो गया एक्टिव स्मोकिंग, जो पैसिव, जो बच्चों के ज्यादा, एग्जैक्टली, जो बच्चों को ज्यादा हो जाती है। और मोस्टली जो आप ड्राई कफ की बात करते हैं, ये मोस्टली एलर्जिक ओरिजिन हो जाती है। इसमें बेबी काफी खांसी करता है, टू द एक्सटेंट ये वॉमिट भी कर लेता है। हम लोग काफी यहाँ पे जो भी चीज जिससे धुआं उठेगा, लाइक गैस बुखारी, कांगरी यूज करते हैं, ये हमें अवॉइड करने चाहिए, ये यूज नहीं करने, धुआं उठेगा वो उससे मोर एग्रीवेट हो जाते हैं। अरे ये खांसी जो है, खुश्क खांसी ज्यादातर रात में क्यों इतनी ज्यादा हो जाती है? ये नाइट टाइम में मोर इसलिए एग्रीवेट हो जाती है बिकॉज बेबी जब लाइन डाउन पोजीशन में रहते हैं, जब ये लेटते हैं, जब ये सोए रहते हैं, इनको थोड़ा सा जुकाम जो है वो पीछे से इनके गले पे गिरता है, जिसको हम बोलेंगे पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब हो गया जब से जुकाम सामने से निकल जाता है, वो पीछे से इनके गले पे होता है और ये सडनली उठ के खांसना शुरू कर जाते हैं। लेकिन एक मसला है कि अब कई सारे लोग हमारे जो नाजरीन है दूर दराज इलाकों में रहते हैं, कटे इलाकों में रहते हैं, जहां ऐसे डिस्पेंसरी भी अवेलेबल नहीं है। फिर हम कुछ घरों में चीजें करते हैं, जैसे एक पुराने तरीके हैं जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल नॉलेज का तरीका है। क्या ऐसी कोई चीज है जब कॉमन कोल्ड हो जाता है तब तक हम बच्चे को दे सकें, अगर पैरासिटामोल भी नहीं है घर में, तब तक कर सके जब तक हम इसको डॉक्टर के पास या कोई दवा ला सके जो इसको बच्चे को मदद कर सके? अगर आप बेबी बीमार है, आप बेबी को बुखार है, नाक बह रही है, हल्की हल्की सी खांसी है, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि मामूली जुकाम खांसी जैसी है, तो ये है कि बुखार की दवाई दे दो, ब्रिंग टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। नहीं है तो स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, स्पॉन्जिंग से कपड़े कम रख सकते हैं बच्चों में, कपड़े कम रखने हैं, जिसको कपड़ों में बांध करके नहीं रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को कपड़े में हवा लगे, एग्जैक्टली। अगर बेबी के कपड़े ये हैं, अंदर से एक चेस्टर में, एक ट्राउजर में रखो, और छोटी सी टॉवल ले आओ, उसको टैप वाटर में स्क्वीज करो, टैप वाटर में, नॉट विद द फ्रिज वाटर, टैप वाटर में स्क्वीज करके इसको स्पॉन्जिंग करो हेड पे, चेस्ट पे और बैक पे, सिंपली इट ब्रिंग्स अप द टेम्परेचर डाउन। बुखार की दवाई नहीं है, और बेबी को कम कपड़ों में रखो, नंबर 1। नंबर 2, बेबी को पानी दे दो, हाइड्रेट करो बहुत पीने के लिए। अगर बहुत लेस देन 6 मंथ है, मदर की ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं, या उससे ज्यादा है, सिंपली आप पानी दे सकते हैं, ताकि जिसम में पानी बरकरार रहेगा। फिर अगर आपको लगेगा कि बेबी नहीं को बहुत ज्यादा बुखार है, इसको खांसी बढ़ रही है, या इसको सांस लेने में जो इसकी नॉर्मल वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बेबी सिक है, उतना एक्टिव नहीं है, तो मेरा मशवरा है कि इमीडिएटली इसको डॉक्टर साहब के पास ले लो या हॉस्पिटल ले लो, ताकि वो कि बेबी को दवाई देके वापस घर भेज सकते हैं या बेबी को हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। बीमारियों का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि अगर आप अच्छा खाएंगे, सेहतमंद खाना खाएंगे, तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। जी। सरमा में, विंटर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बीमारियों से बचा सकती है? जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, कश्मीर में रह के सर्टेन थिंग जहां पे हमें लगता है कि कुछ यहाँ पे
खांसी की वजह। जैसे हमारी में देखा गया है कि बनानास आई हैव फाउंड, मतलब मैं ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, बनानास से या ऑरेंजेस से इनको बच्चों में काफी खांसी हो जाती है। जी जी जी। तो विंटर में सच फ्रूट शुड बी अवॉइडेड। ओवरऑल दे शुड अवॉइड जंक फूड, जो हमारे बच्चे कॉमनली खाते हैं, जो मार्केटेड फूड है वो अवॉइड। दे शुड टेक एन होम बेस्ड फूड एंड हेल्दी फूड, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ हाइड्रेट करो अपने आप को, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो। दैट इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी इन द बॉडी एंड फाइट द कॉमन वायरल इन्फेक्शन, जिससे हमारी इम्यूनिटी खुद भी बढ़ जाएगी। एंड नो डाउट यह है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम हैं बच्चों को कुछ अपनी एक रेजिस्टेंस कुव्वत ताकत जिसको हम बोलेंगे, ताकि बच्चों में, तो जिससे वो कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन के साथ लड़ सकते हैं। हनी का जिक्र करते हैं कई लोग कि सर्दियों में जी हनी खाइए आप, अच्छा रहता है। जहां तक मेरी एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि यही जो फ्रूट्स होते हैं जो हम बाहर रखते हैं, जो क्या कभी जैसे हमारा टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है, कभी वो बहुत ठंडे रहते हैं, कभी ये खट्टे रहते हैं, तो बेबीज को उनसे थोड़ी खांसी ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। उनको धो के खाएं या धो के या थोड़ा गर्म पानी में रखें तो दैट टेम्परेचर बिकम नॉर्मल की वजह से हो जाता है। हमारे यहाँ विंटर्स में एक तो कहते थे कि अचार बच्चों को मत दे दो, वो नहीं, वो तो वो ओवरऑल खांसी के बगैर भी देना चाहिए बच्चों को, बिकॉज मल्टीपल प्रॉब्लम, इसके अंदर गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी चीज हो सकती है, वो तो गले का इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी देना, वो तो इन जनरल अवॉइड करना चाहिए बच्चों को। अब मैंने आपसे जिक्र किया कि हेल्दी फूड मीन लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन योर डाइट, लॉट ऑफ वाटर यू शुड ड्रिंक, लॉट ऑफ, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। शहद वगैरह का कोई जिक्र नहीं? शहद दे सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ज्यादा क्वांटिटी। कैसे दे दें शहद? ये आप डायरेक्टली इसको दूध में डाल सकते हैं, अगर बच्चे को दूध पीता है थोड़ा सा शहद दे सकते हैं, या इसको अगर बच्चा 10 साल का 11 साल का, जी जी, उसमें रोटी में लगा सकते हैं, शहद दे सकते हैं। दैट इज ऑल्सो प्रूवन टू बी इम्यूनिटी। आखिर पे जो वालिदैन है, पेरेंट्स है जी, माए वालिदैन, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैं यही मैसेज करूंगा कि ये सच है कि विंटर आया जुकाम लेके आया, ये कोई ऐसी उनके लिए ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है। तो उनके लिए यही मैसेज है कि अगर विंटर आया, बच्चों को किन चीजों से आप दूर रख सकते हैं, इनको ज्यादा कॉमन, बिगिनिंग ऑफ विंटर पहले इसको फ्लू का वैक्सीनेशन करो। नंबर 2, हमारा जो एनवायरमेंट है जिसकी वजह से हम प्रीडिस्पोज करते हैं बच्चों को इन्फेक्शन होने के लिए, उस एनवायरमेंट को थोड़ा चेंज लानी चाहिए, सारे लोग नहीं बैठने चाहिए। और दूसरा होता है कि बच्चों के अंदर अपनी एक इम्यूनिटी डेवलप करनी चाहिए। जैसे वो इम्यूनिटी हो गई, जैसे हम देते हैं उनको फ्रेश फ्रूट्स, लॉट ऑफ थिंग जिनसे विटामिन सी सोर्स रहता है, जिनसे बच्चों की इम्यूनिटी मुदाफत बढ़ती है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना भूल गया मैं, कई लोग सरमा में बच्चों को भर देते हैं घरों में, बाहर मत निकलो, सर्दी लगेगी, फिर जुकाम होगा, क्या उससे इम्यूनिटी कम तो नहीं होती है? एक्सपोज ही नहीं मैं ये कहूंगा उससे ये है कि अगर हम एक ही जगह बैठेंगे और क्राउडेड प्लेस में रखेंगे, अपने प्लेस है, दैट इज मोर डेंजरस। बनस्बत आप कहेंगे बच्चों को बाहर मत निकलो, ठंडी लगेगी, वो लगेगी, थोड़ा एक्सपोजर, एग्जैक्टली, वो ठीक है। मगर अगर आपने क्राउडेड प्लेस में बच्चों को रखा एक ही जगह, जहां एक दूसरे की ये ब्रीदिंग एक दूसरे के साथ, जिससे जल्दी फैल जाए, वो दैट इज मोर डेंजरस रादर देन बच्चों को बाहर से, जिनसे हमें इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर बशारत, जो हमें बता रहे थे कि सरमा में किस तरह बच्चों को हमें बीमारियों से बचाना है, प्रिवेंशन क्या है, और खाने कितने जरूरी है, और सफाई का खास ख्याल रखना है ताकि एहतियात हो। जो बीमारी अगर लगे तो किस तरह की तदाबीर करनी चाहिए। सेहत आपकी में आज इतना ही। अगले शुमारे में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए शुक्रिया।